गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इनकम टैक्स पार्ट 2 सैलरी हेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इस सैलरी हेड के अंदर हमने जस्ट पहले वाले वीडियो में जो डिस्कस किया है वो समरी ऑफ सैलरी था कि सैलरी किससे पेएबल होगी, ग्रेजुएटी के अंदर लिमिटेशंस क्या है, पेंशन क्या है, लीव अलाउंसेंस क्या है, रिट्रिचमेंट अलाउंसेंस क्या है, अदर टैक्सेबल एंड द नॉन टैक्सेबल अलाउंसेंस क्या है। आज हम इस चैप्टर को डिटेल वाइज एक एक टॉपिक वाइज रीड आउट करने वाले हैं, इसलिए आप जिस भी लाइन को मैं अंडरलाइन करूं उस लाइन को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और उसे याद करें। ये एमसीक्यूज क्वेश्चन जब बनेंगे आपके एग्जाम के थ्रू, जूनियर अकाउंटेंट या एनीथिंग अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपके लिए वेरी वेरी बेनिफिशियल होंगे। मैं आपको चाहता तो मैं आपको सिर्फ वन लाइनर के रूप में भी इसके नोट्स प्रोवाइड करा सकता हूँ, वो बने हुए अवेलेबल है मेरे पास। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि यदि आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो पूरे डिटेल के साथ पढ़ें विदाउट एनी डाउट, क्योंकि मेहनत ही है जो आपको सफलता की ओर ले जाएगी। ऐसी कोई चीज़ नहीं है और ऐसी कोई कीज़ नहीं है, ऐसी कोई चाबी नहीं बनी आज तक जो आपको सफलता प्राप्त करा सके। पाना है वो मुकाम वो अभी बाकी है, आए हैं ज़मीं पे आसमान की उड़ान बाकी है, अभी तो सुना है लोगों ने सिर्फ मेरा नाम, इस नाम की पहचान बनाना बाकी है। आप सबसे यही उम्मीद करता हूँ, इसी जोश और उम्मीद के साथ आप निरंतर पढ़ रहे होंगे। और आज हम शुरुआत करते हैं नेक्स्ट टॉपिक सैलरी हेड चैप्टर नंबर 4, क्योंकि ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल है। मैंने उन्हीं के लिए भी वीडियो बनाया है जो इनकम टैक्स की क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं और ड्यू टू कोरोना उनकी क्लास पोस्टपोन्ड हो गई है। तो उससे पहले जब हम क्लास में मिले, हम ये चाहते हैं कि आप उसकी थ्योरी अच्छे से याद कर लें। तो पहला पॉइंट आता है आयकर अधिनियम 2014 के आयकर अधिनियम की धारा 14 के अनुसार करदाता की कुल आय को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। तो पहला क्वेश्चन आपका बन चुका है कि जो एसएससी है, एसएससी की इनकम को इनकम टैक्स एक्ट की कौन से सेक्शन के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? तो आप ये कहेंगे सर 14। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता हूँ सर एसएससी कौन होता है? एसएससी इट मीन्स करदाता जिसे 27 के अंदर डिस्क्राइब किया रखा है। सर ये एसएससी यदि 27 के अंदर डिस्क्राइब कर रखा है तो एसएससी में होगा कौन? मैं तो ये कहूँगा एसएससी का इट मीन्स ये होता है जो कर टैक्स पेएबल की टैक्स पे करने के लिए लायबल है, या फिर गलती से बाय मिस्टेक कोई चार्ज या कोई पेनल्टी लगा दी गई है तो एसएससी बन जाएगा। तो सर एसएससी के अंदर और कौन आता है? तो मैं कहूँगा आपको व्यष्टि आते हैं। व्यष्टि का इट मीन्स यदि आपसे पूछा जाए कि व्यष्टि कौन है तो आप ये ध्यान रखिए व्यष्टि है, इसके अंदर हम ये बात करेंगे पर्सन्स की, और उसको 231 के अंतर्गत डिस्क्राइब कर रखा है। तो 3 क्वेश्चन बन गए। पहला, करदाता की आय को कौन से सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया? 14 में। व्यष्टि कौन से सेक्शन में है? 231 में। और एसएससी कौन से? 27 में। सर हमारी 5 इनकम के हेड तो बता दो आप। तो पहली इनकम की हेड है सैलरी, सेकेंड है आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड द प्रोफेशंस, फोर्थ है कैपिटल गेन और फिफ्थ है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सर आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करो सैलरी किससे रिसीव होगी? एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप जहाँ है वहाँ सैलरी है। सर मेरे दिमाग में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से? सर मान लो आप एक बात बताओ, मैं यदि होटल में मैं वेटर का काम करता हूँ और मुझे टिप मिलती है तो ऐसी इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल होगी? मैंने कहा देख बेटा, ऐसी इनकम तेरी आईयूएस में जाएगी। सर क्यों? क्या आपके जो कस्टमर्स थे क्या उनसे आपका एम्प्लॉयर का संबंध था क्या? नहीं है तो नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लेक्चरर हूँ और मेरे पास एग्ज़ाम या फिर मेरी इन्विजिलेटर के रूप में ड्यूटी लग जाती है एग्ज़ाम में, और इन्विजिलेटर के रूप में जो ड्यूटी लगी और मुझे जो पेमेंट रिसीव हुआ, क्या वो मुझे परमानेंट रिसीव हो रहा था? और सेकेंडरी, क्या एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप था? नहीं। तो ऐसी कंडीशन से आईयूएस कहते हैं। नेक्स्ट, यदि आपने कोई प्रॉपर्टी लेट आउट पे कर रखी है तो उससे होने वाली इनकम हाउस प्रॉपर्टी कहलाएगी। और हाउस प्रॉपर्टी के लिए भी 3 शर्तें हैं। कौन कौन सी 3 शर्तें हैं सर हाउस प्रॉपर्टी की? तो पहली शर्त, मैं उसका कौन होऊंगा? ओनर होऊंगा। दूसरा, वो जो प्रॉपर्टी वो लैंड से अटैच होनी चाहिए। थर्ड, बिजनेस एंड प्रोफेशंस में यूज नहीं आनी चाहिए, तो ऐसी इनकम मेरे लिए क्या कहलाएगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहलाएगी। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस, ये स्टूडेंट्स मेरे ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो क्लास के अंदर, फिर भी अपन इस टॉपिक की वीडियो बनाएंगे और आप वापस रिवीजन कर लेना।
और मेरा जहाँ तक कोशिश है 30 अप्रैल तक मैं आपकी इनकम टैक्स के अंदर सैलरी हेड पूरा कंप्लीट कर लूँगा। और जब हम नए सेशन में मिलेंगे या फिर न्यू क्लास में मिलेंगे जब हम, तो न्यू GST क्लास स्टार्ट करेंगे। इसलिए लगातार बने रहे वीडियो के साथ। और यदि कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे अपने डाउट या क्वेश्चंस सेंड करके पूछ सकते हैं, या जूम ऐप पर। कैपिटल गेन, ऐसी कोई एसेट्स जो ट्रांसफ़र होने से कैपिटल या फिर गेन इंक्रीज कर रही है मेरा। इट मीन्स ऐसी कोई संपत्ति जिससे प्रॉफिट हो रहा है वो हमारा कैपिटल गेन में। अब सर कैपिटल गेन में कैसे, क्या मेरा मकान भी आएगा? बिल्कुल आएगा। ज्वेलरी बिल्कुल आएगी। सर क्या मेरी बाइक भी आएगी? नहीं। पर्सनल चीज़ें जो होंगी यदि उसके ट्रांसफर से कोई प्रॉफिट अर्न होता है तो हम उसे शामिल नहीं करेंगे। IUS, ऊपर की 4 हेड में जो इनकम आ गई है उसके एडिशनल कोई इनकम है तो मेरी IUS मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? IUS मानी जाएगी। नेक्स्ट, इसी के साथ जैसा कि मैंने आपको कहा था, क्या बताया मैंने अभी आपको, यही चीज लिखी गई है। आय के उपरोक्त 5 शीर्षकों में से 4 तो विशिष्ट स्पेसिफिक और इन शीर्षकों में रखी जाने वाली आयों की प्रकृति निर्धारित है, परंतु 5वें शीर्षक में उन आयों को शामिल किया जाता है जो कर योग्य थे, परंतु इनको प्रथम 4 शीर्षकों में शामिल नहीं किया। सर आप इसी लैंग्वेज में बोलो, हमें समझ नहीं आता, आप ही बोलो अपनी लैंग्वेज। तो मैंने ये कहा 4 हेड से प्राप्त इनकम के एडिशनल कोई इनकम प्राप्त हो रही है तो वो किस में आएगी? IUS में आएगी। ठीक है। नेक्स्ट, आय को संबंधित शीर्षक में ना दिखाने का प्रभाव। अब ये चीज़ें आपको समझनी है तो वीडियो पोस्ट करके चेक कर लेना, आप खुद पढ़ना, लेकिन मैं अपनी बात पहले रखूँगा। यदि आप सैलरी हेड की इनकम को अदर किसी इनकम में ऐड कर लेते हैं तो फॉर एग्जांपल आपको ही पता है कि अंडर सेक्शन 16 के तहत 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड हो चुकी है। क्या वो मिलेगी? नहीं मिलेगी सर। यदि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को मैं सैलरी हेड में इंक्लूड कर लूँ तो क्या मुझे 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। यदि आपने बिजनेस एंड प्रोफेशन से कोई इनकम अर्न कर रखी है और आपको पता है कॉर्पोरेट टैक्सेस कितना होता है? 30% का। यदि मैं उसे सैलरी हेड में ले लूँ तो 5% हो जाएगा, अबाउट 250। तो ऐसी दशा में ACI जो जिस हेड की है और बाय मिस्टेक SSC ने किसी अदर हेड में इंक्लूड कर लिया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू इनकम सोर्सेज जो है उस हेड में उस आय को शामिल कर लेगा और उस पर टैक्स चार्ज कर लेगा। वो आपसे मैक्सिमम रेट चार्ज करने के लिए लायबल नहीं है। नेक्स्ट, सैलरी क्या होती है? तो आपको बता दूं सैलरी हेड के लिए जो सेक्शंस बने हुए हैं वो बने हुए 15 to 17। ओनली फॉर 15 to 17 को सब कुछ सैलरी के अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सैलरी क्या है, तो मैं अपनी बातों को स्पष्ट रूप में कहना चाहूँगा। सैलरी जो है, आप मुझे बताओ, हम जो अभी बात कर रहे हैं असेसमेंट ईयर कौन सा सोल्व कर रहे हैं? BCom वाले स्टूडेंट्स ध्यान देवें, आपका जो असेसमेंट ईयर है वो है 2020 और 21 और फाइनेंशियल ईयर 1920। बाकी अपना न्यू वीडियो जो आएगा उसके अंदर 2022 आएगा, 21 और 22 आएगा, जबकि हमारा 2021 फाइनेंशियल ईयर होगा। अभी हम इस बात कर रहे हैं कि 20 और 21 जो असेसमेंट ईयर है, इस बेस पर यदि आपकी SSC है और उसको जो वेतन की बात करें, किसकी बात करें अपन? वेतन की। तो मैं आपको ये बता दूं यहाँ जो बात करने वाले हैं वो सैलरी के अंतर्गत करदाता को यदि कोई पूर्व की बकाया इनमें आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर में रिसीव होती है और वो नॉन टैक्सेबल इनमें टैक्स चार्ज नहीं हुआ है तो देन यहाँ पर हम उस पर टैक्स चार्ज करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, करंट सैलरी और प्रीपेड सैलरी, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। यदि ये पहले टैक्सेबल नहीं हुई है और अभी करंट या फाइनेंशियल ईयर में आपको रिसीव हो चुकी है तो ऐसी इनकम पर भी हमें टैक्स पे करना होगा। तो आप ये ध्यान रखें कि सैलरी हेड के अंदर सैलरी 3 टाइप्स में इंक्लूड होती है: एडवांस सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड द करंट ईयर सैलरी। यदि ये तीनों सैलरी पे किसी प्रकार का कोई टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ है तो हम उसे करंट ईयर की सैलरी हेड में ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट, जैसा कि आइए हमारी समरी आ गई यहाँ पे। प्राप्य वेतन चाहे भुगतान हुआ हो या नहीं, पेशगी प्राप्त वेतन चाहे प्राप्ति हुआ हो या नहीं, पिछला बकाया वेतन जिस पर पहले कर लगा ना हो। तो ये 3 चीज़ें दिमाग में रखें कि सैलरी के अंतर्गत ये 3 हेड आएंगे। यदि प्रीवियस ईयर की कोई आउटस्टैंडिंग मुझे करंट ईयर में रिसीव हो गई तो वो टैक्सेबल होगी यदि मैंने पहले टैक्स चार्ज नहीं किया। एडवांस सैलरी,
करंट ईयर में टैक्सेबल होगी और इन द करंट ईयर की सैलरी भी टैक्सेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखी जानी चाहिए कि पिछले बकाये वेतन पर आयकर उसी दशा में लगेगा जबकि पहले किसी गत वर्ष में उस वेतन पर आयकर नहीं चुकाया गया हो। इसी प्रकार यदि पेशगी प्राप्त वेतन होने वाले गत वर्ष में आयकर चुका दिया गया है तो बाद में जब वेतन ड्यू होगा तो उस पर दोबारा कर नहीं लगेगा। द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। एक फर्म के साझेदार को उस फर्म से वेतन, बोनस, कमीशन या अन्य कोई पारिश्रमिक प्राप्त होता है तो उसे इस धारा के उद्देश्य लिए वेतन नहीं माना जाएगा। ध्यान रखें, यदि मेरी कोई पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म के अंदर मैंने कोई वर्किंग करी और देन मुझे किसी प्रकार की कोई सैलरी, बोनस, कमीशन या रिम्यूनरेशन रिसीव हुआ तो ऐसी कंडीशन में वो सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल नहीं होगा। नेक्स्ट, वेतन के संबंध में कर दायित्व का आधार। देखिए भैया, वेतन के यदि वेतन के प्राप्य होने और प्राप्त होने में एक भी घटना गत वर्ष 1920 इट मीन्स द फाइनेंशियल ईयर 1920 है तो ऐसा वेतन गत वर्ष 1920 की आय में सम्मिलित कर लिया जाएगा। वेतन प्राप्ति अथवा देय आधार इनमें से जो भी पहले हो पर कर योग्य होगा। इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखा जाता है कि उस वेतन आय से संबंधित लेखा पुस्तकों को करदाता व्यापारिक पद्धति पर रखता है या कैश बेसिस। इट मीन्स ये कहना चाह रहा है ये मर्सेंटाइल बेसिस या फिर कैश बेसिस। इट मीन जैसे कह सकते हैं एक्रूअल बेसिस उपार्जन होगा तो करदाता द्वारा अपनाई गई लेखा पद्धति के आधार पर वेतन शीर्षक की कर योग्य आय को निर्धारित नहीं किया जाता है। तो यदि क्वेश्चन ये भी आ गया कि सैलरी हेड को किस बेस पर तैयार किया जाता है तो ध्यान रखना एक्रूअल बेसिस भी नहीं है और न ही कैश बेसिस है। नेक्स्ट, वेतन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें सर इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स या इम्पोर्टेंट थिंग्स अबाउट सैलरी। तो सबसे पहले एक ही बात कही गई कि नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध होना चाहिए। तो नेसेसरी रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर, तो दैट इज कॉल्ड सैलरी। तो हम ये कह सकते हैं सैलरी कब हमारे लिए टैक्सेबल होगी, जब हमारे पास में सैलरी इसके अंदर आएगी। नेक्स्ट, वेतन में मजदूरी भी सम्मिलित की जाती है। कुछ बच्चे कहते हैं सर मजदूरी और वेतन में क्या अंतर है। तो जो प्रोफेशनल्स हैं, जो प्रोफेशंस करते हैं, जो प्रोफेशनल्स लोग हैं जो अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हैं उनको तो मिलती है सैलरी, और जो फिजिकली वर्क करते हैं उनको कहते हैं मजदूरी। नेक्स्ट, वेतन का स्वेच्छा से छोड़ना अथवा त्यागना। यदि कोई पब्लिक एम्प्लॉय यानी प्राइवेट एम्प्लॉय और गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है तो प्राइवेट एम्प्लॉय यदि अपनी सैलरी को अपनी स्वयं की इच्छा से छोड़ देता है तो फिर भी वो इनकम टैक्स हेड में टैक्सेबल होगी। बट कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी सैलरी को पब्लिक वेलफेयर के लिए क्विट करता है, छोड़ देता है, तो ऐसी दशा में वो नॉन टैक्सेबल होगी। देखिए आप इसे, यदि कोई कर्मचारी स्वेच्छा से अपना वेतन अपने नियोक्ता के लिए छोड़ देता है तो भी उसे अपने वेतन पर आयकर चुकाना होगा। वेतन का स्वेच्छा से त्यागना वेतन का विनियोग उपयोगी माना जाता है, इसलिए इसे वेतन पर भी कर लगता है। परंतु यदि किसी कर्मचारी ने अपना वेतन कुछ भाग वॉलंटरी सरेंडर ऑफ द सैलरी एग्जम्पशंस फ्रॉम द टैक्सेशन एक्ट 1961 के प्रावधानों में त्यागा तो छोड़ा हुआ वेतन उसकी कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा। जबकि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के किसी कर्मचारी द्वारा जनहित में छोड़ा हुआ वेतन या अन्य कर्मचारी द्वारा सरकार को देने के लिए त्यागा हुआ वेतन क्या कहलाता है, कर मुक्त वेतन कहलाता है। तो ये ध्यान रखें कि वेतन यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे वो सेंट्रल का हो चाहे स्टेट का हो, यदि उसने अपनी सैलरी क्विट की है तो ऐसी दशा में वो टैक्स फ्री होगी। नेक्स्ट, कर मुक्त वेतन। अब आप ये ना समझे कि यदि क्वेश्चन में एक लाइन लिखी आती है टैक्स फ्री सैलरी, यदि ये लाइन लिखी आ गई कि टैक्स फ्री सैलरी क्या टैक्सेबल होती है, टैक्स फ्री सैलरी ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुकी होती है। इट मीन्स कर्मचारी जो एम्प्लॉय है, कर्मचारी को अपने नियोक्ता से कर मुक्त वेतन मिलता है। तो इसका तात्पर्य यह नहीं होता कि ऐसे वेतन पर आयकर नहीं लगा। कर मुक्त वेतन का अभिप्राय ये होता है कि ऐसे वेतन पर अनुमानित कर नियोक्ता द्वारा चुकाया जाता है और कर्मचारी के कर निर्धारण के समय उसकी कुल आय में केवल वेतन ही नहीं, नियोक्ता द्वारा चुकाया गया आयकर भी शामिल किया जाता है। परंतु नियोक्ता द्वारा चुकाया गया कर कर्मचारी द्वारा चुकाया गया माना जाता है, इसलिए कर्मचारी द्वारा चुकाए जाने वाले कुल कर में से नियोक्ता द्वारा चुकाई गई कर की राशि को कम कर दिया जाता है। यदि ऑलरेडी कोई टैक्स पे है तो हम ये कह सकते हैं कि टीडीएस है तो टीडीएस क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, नियोक्ता के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों से प्राप्त रकमें।
अब देखें, यदि अब इस चीज़ को थोड़ा सा डीपली पढ़ना, अब इसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि किसी व्यक्ति को अपने नियोक्ता के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति से कोई सेवा प्रदान करने के बदले लाभ, अनुलाभ, पारिश्रमिक, प्रॉफिट, परक्यूसाइड्स एंड द रिम्यूनरेशन रिसीव होता है, तो उस व्यक्ति को ऐसी आय पर वेतन शीर्षक में कर नहीं लगाया जाएगा। ऐसी प्राप्ति कुछ उदाहरण है। किसी शिक्षक को निरीक्षक इन्विजिलेटर के रूप में कार्य करने पर, परीक्षक के रूप में कार्य करने पर, बोर्ड, विश्वविद्यालय, अन्य किसी संस्था से मिलना, ये सीधी सीधी सारी इनकम कहाँ जाएगी? IOS में। किसी कंपनी के ऐसे संचालक को जो कंपनी का कर्मचारी नहीं है, प्राप्त संचालक शुल्क और अन्य भुगतान, बिल्कुल IOS। किसी कंपनी के अंशों ऋण पत्रों को बेचने से होने वाला कमीशन, IOS। किसी व्यक्ति की संपत्ति बेचने में प्राप्त कमीशन, IOS। अंकेक्षक कंपनी से प्राप्त पारिश्रमिक पैसे की आय, क्या बोला अपन ने? अंकेक्षक को कंपनी से प्राप्त पारिश्रमिक पैसे की आय, तो ऐसी आय भी कहाँ जाएगी? ये आय जाएगी हमारी IOS के अंदर। तो ये ध्यान रखें, इन्विजिलेटर का पेमेंट, एग्जामिनर का पेमेंट, डायरेक्टर की सैलरी, अंश और डिबेंचर और शेयर होल्डर को सेल्स करने में कमीशन, संपत्ति सेल आउट करने पर कमीशन, अन्य को पारिश्रमिक होते, ये सारे कहाँ जाएंगे? IOS के अंदर। वेतन के उपार्जित होने का स्थान, सर ये क्या है? ऐसी कोई आय जो भारत में कमा ली गई हो, विदेश में प्राप्त हो जाए, तो ऐसी आय पर टैक्स भी कहाँ लगेगा? भारत में ही लगेगा। इस चीज़ को ध्यान रखें। वेतन उस स्थान पर उपार्जित हुआ माना जाता है जिस स्थान पर कर्मचारी अपनी सेवा प्रदान करता है। भारत में दी गई सेवाओं के बदले कमाया गया वेतन भारत में उपार्जित माना जाता है। इसी प्रकार भारत में कार्यरत एक ऐसे कर्मचारी जो छुट्टियों में विदेश चला जाता है, विदेश में दिया गया छुट्टियों का वेतन भी भारत में उपार्जित माना जाता है। इसी प्रकार भारत में कार्यरत कोई व्यक्ति सेवा से निवृत्त होने के पश्चात यदि भारत के बाहर जाकर बस जाता है तो उसे भारत के बाहर कोई पेंशन प्राप्त होती है, तो वो पेंशन भारत में उपार्जित मानी जाएगी। उसको इस पेंशन पर भारत में आयकर चुकाना पड़ेगा, चाहे वो अनिवासी ही क्यों ना हो जाए। इसका कारण यह है कि पेंशन उसे भारत में प्रदान की गई सेवाओं के बदले मिल रही थी। नेक्स्ट, भारत के बाहर सेवा करने वाले भारत सरकार के ऐसे कर्मचारी जो भारत के नागरिक हो, भारत सरकार से प्राप्त वेतन भारत में उपार्जित माना जाता है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी आयकर के प्रावधानों के निवासी हो या अथवा निवासी। इस नियम के अंदर उसे ऐसे वेतन भारत में कर देना पड़ता, परंतु ऐसे कर्मचारियों को भारत के बाहर भारत सरकार से मिलने वाले भत्ते, अनुलाभ 10(7) के अंतर्गत क्या होते हैं? करमुक्त होते हैं। आपको पता है कि टैक्स फ्री परक्यूसाइड्स एंड द अलाउंसेस हमने पढ़ रखे हैं। ऐसा कोई कर्मचारी जिसे भारत सरकार के द्वारा भारत के बाहर अपॉइंट किया गया और उसको किसी प्रकार के अनुलाभ और भत्ते मिलते हैं, तो वो क्या होते हैं? टैक्स फ्री होता है। पैसे की आय में भिन्नता, किसकी आय में? पैसे की आय में भिन्नता। वेतन और पैसे में कुछ व्यक्तियों के स्वतंत्र कार्यों को पैसे की श्रेणी में रखा जाता है। उदाहरण के लिए अभिनेता का कार्य, वकील का कार्य, अंकेक्षक कार्य। यदि यह व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से किसी प्रसविंदे के अंदर कोई कार्य करते हैं तो उनको मिलने वाला पारिश्रमिक व्यापार, पैसा, व्यवसाय की आय कहलाती है। क्या बोला? मिलने वाला पारिश्रमिक व्यापार, पैसे, व्यवसाय। परंतु ये व्यक्ति स्थायी रूप से सेवा प्रदान करने का प्रसविंदा करता है तो पारिश्रमिक वेतन कहलाता है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि आपके सर लेक्चरर होने के साथ साथ पार्ट टाइम एडवोकेसी का भी काम है। यदि एट ए टाइम यदि मैं किसी कंपनी के अंदर एडवोकेट एज एडवोकेट ज्वाइन कर लेता हूँ और टाइम पीरियड फिक्स है, तो मुझे जो उनसे सैलरी अर्न होगी वो क्या कहलाएगी? सैलरी एंड में टैक्सेबल होगी। बट मैं ऑलरेडी पर्सनल अपना बिजनेस है और एडवोकेसी से इनकम होती है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो इनकम है वो मेरे बिजनेस और प्रोफेशनल हेड में टैक्सेबल होगी। एक अभिनेता द्वारा किसी फिल्म कंपनी में कर्मचारी के रूप में कार्य करना और इस प्रकार कोई आयकर सलाहकार किसी कंपनी का वित्त सलाहकार नियुक्त हो जाता है, तो कंपनी का आयकर संबंधी मुकदमा भी लड़ता है, तो उस कंपनी से प्राप्त वेतन आय होगी। न्यायालय के आदेश द्वारा रोका गया वेतन, यदि न्यायालय किसी एसएससी करदाता के वेतन को रोक लेता है तो ऐसी पर भी कर देना पड़ेगा। नेक्स्ट, सभी नियोक्ता से प्राप्त वेतन को सम्मिलित करना। यदि कर्मचारी को एक से अधिक नियोक्ता से वेतन प्राप्त होता है तो सारे वेतन सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल होंगे। वेतन किसी भी अवधि के आधार पर प्राप्त हो सकता है, जैसे वेतन साप्ताहिक हो सकता है, मासिक हो सकता है, त्रैमासिक हो सकता है, द्वार्षिक हो सकता है, वार्षिक हो सकता है, अन्य किसी समयावधि के अनुसार प्राप्त हो सकता है। जो भी वेतन किसी भी अवधि के आधार पर होगा वो टैक्सेबल होगा। निर्धारित सेवा कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य का परिचय, यदि किसी कर्मचारी को उसके निर्धारित सेवा कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य करने के लिए नियोक्ता से निर्धारित वेतन के अलावा अतिरिक्त पारिश्रमिक प्राप्त होता है तो ऐसे अतिरिक्त पारिश्रमिक को भी वेतन आय में शामिल किया जाता है। जैसे विश्वविद्यालय के शिक्षकों को, यूनिवर्सिटी बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, यूनिवर्सिटी के शिक्षकों को यूनिवर्सिटी से प्रश्न पत्र बनाने, उत्तर पुस्तिका जांचने आदि कार्यों से मिलने वाला पारिश्रमिक। और सर आपने तो कहा था इन्विजिलेटर एग्जामिनर, अब एक बात बताओ, ड्यूटी देना क्या मेरा वर्क है क्या?
एक लेक्चरर का वर्क क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना, पुस्तकें लिखना, कॉपियों की जांच कर लेना, पेपर बनाना। लेकिन आप उनसे एग्जाम में ड्यूटी लगवा रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में आपको क्या होगा? ये सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा, एनीथिंग अदर वो आईयूएस में टैक्सेबल हो जाएगी। नियोक्ता से प्राप्त ऋण, नियोक्ता से प्राप्त पेशगी वेतन को वेतन में सम्मिलित करता है, परंतु यदि कोई कर्मचारी पेशगी के अलावा अपने नियोक्ता से अन्य कोई ऋण लेता है तो यह ऋण उसके वेतन में सम्मिलित नहीं होता है। नियोक्ता द्वारा की गई कटौती, यदि कोई एम्प्लॉय की सैलरी से निम्नलिखित डिडक्शन कर देता है तो ऐसी दशा में इसे पुनः ऐड कर दिया जाएगा। जैसे कर्मचारी के वेतन से भविष्य निधि में पीएफ कटौती हो गई है, एलआईसी को एक इंस्टॉलेशन है या इंटरेस्ट ऑन लोन है, या फिर सीटीडी जमा करानी काटी गई रकम है, अन्य कोई कटौतियां हैं जो कर्मचारी ने नियोक्ता को अधिकृत कर दिया, जैसे सुरक्षा कोष में अनुदान, किसी संस्था को दान, तो ऐसी कटौतियों के संबंध उसको डिडक्शन वापस ऐड कर दी जाएगी। कहने वाला साधारण शब्दों में, यदि आपके एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की सैलरी से किसी प्रकार कोई डिडक्शन कर दी गई है तो उसको ग्रॉस इनकम बना के टैक्सेबल करेंगे और बाद में वापस से नेट बना देंगे। नेक्स्ट, सेवा समाप्त होने के बाद मिला हुआ भुगतान या पेंशन। कर्मचारी की सेवा समाप्त होने के बाद यदि उसे नियोक्ता से कोई भुगतान प्राप्त होता है तो पेंशन प्राप्त होती है, तो उस पर भी कर्मचारी की वेतन की आय के रूप में कर देना होगा। यदि कोई भुगतान व्यक्तिगत भेंट के रूप में मिलता है तो ऐसी प्राप्ति या तो कर मुक्त होगी, और यदि कर योग्य है तो आईयूएस में होगी। और आईयूएस की लिमिट कितनी है आपको भी पता है, 50,000 पर्सनल इट एज ए गिफ्ट। लेकिन सैलरी हेड के अंदर यदि एम्प्लॉयर से 5,000 से अबव यदि किसी का कोई गिफ्ट मिलता है तो वो क्या होता है? टैक्सेबल होता है। क्या होता है? टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट, वेतन के उपार्जित होने का समय। वेतन शीर्षक की आय के लिए गत वर्ष में सदैव कर निर्धारण वर्ष के तुरंत पूर्व का वित्तीय वर्ष क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। लेकिन मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, इस पूरी समरी का एक ही बात कहूँगा कि सैलरी हेड के अंदर यदि एम्प्लॉय गवर्नमेंट है तो आपको 1 मार्च टू 28 या 29 फरवरी इनकम टैक्सेबल होगी। यदि एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट है, क्या है? नॉन गवर्नमेंट है, तब ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट है तो 1 मार्च टू 28/29 फरवरी। यदि नॉन गवर्नमेंट है तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च इनकम टैक्सेबल होगी। ये चीज़ ध्यान रखें आप। सर ऐसा क्यों हुआ? कारण बता दो। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी प्रत्येक मंथ की पहली तारीख को क्या होती है? अर्न होती है, जबकि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो सैलरी होती है वो महीने के एंड में ही उपार्जित मान ली जाती है। तो ये ध्यान है कि उपार्जित होने का टाइम पीरियड अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर टैक्सेबल होने के पीरियड को इन्होंने बता रखा है। नेक्स्ट, वेतन में क्या क्या शामिल होता है? अब ये बात भी सही है कि सर हम सैलरी हेड पढ़ रहे हैं तो सैलरी हेड में क्या क्या शामिल होगा वो थोड़ा हमें बता दो। तो सैलरी हेड के अंदर हमने देखना है कि आयकर लगाने के लिए वेतन में कौन कौन सी मदें शामिल होती हैं। तो आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं कि हम सैलरी हेड में इनकम टैक्स अंडर 61 के तहत सैलरी हेड के अंदर सेक्शन 15 से 17 तक की बात करेंगे। तो 15 में आपने तो बात कर ही ली थी। क्या बात करी थी? 15 के अंदर से हमने बात करी हमारी इनकम कौन कौन सी होती है सैलरी हेड में। तो 17 में क्या बात करने वाले हैं? तो 17 में यही बात करने वाले हैं कि सैलरी में टोटल इनकम कौन कौन से इंक्लूड होती है। तो जैसे मजदूरी, पेंशन, ग्रेजुएटी, फीस, कमीशंस, परक्यूसाइड्स, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, इन एडिशंस टू एनी सैलरी, एनी एडवांस ऑफ सैलरी, या कर्मचारी द्वारा नौकरी में रहते उपभोग ना की गई छुट्टियों की किसी अवधि के लिए प्राप्त कोई भुगतान, लीव सैलरी या लीव अलाउंसेंस कह सकते हैं अपन उसे। इसी तरीके की और वीडियो की अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सैलरी हेड पूरा कंप्लीट होगा आपका, विथ प्रैक्टिकल होंगे इसी पे। फिर भी यदि कोई डाउट होते हैं तो आप ये मुझे कह देना, तो जूम ऐप पर अपन अपनी प्रैक्टिकल क्लास लगवा देंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।